हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉइल्स प्रॉब्लम्स के अंतर्गत कुछ कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम में पाए जाने वाले लक्षणों का समूह है, कौन सा है? NaCl और Na2CO3, यानी नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। इसके अतिरिक्त पायरेट में पाया जाता है। पायरेट में पाया जाता है तो 40 पॉइंट कुछ प्रतिशत Fe और 53 पॉइंट कुछ प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। परंतु यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है, और एग्जैक्ट को अगर प्लस भी करेंगे तो क्या होगा? 100 नहीं निकलेगा। इसलिए क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए वह तत्व जो अम्लीय आगे चलते हैं, तो इसमें क्या पूछ रहा है? वह तत्व जो अम्लीय मृदाओं मृदाओं में पौधों के लिए प्राय कम होता है, कौन सा होता है? मोलबोडिन। मोलबोडिन कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस मैग्नीज आदि तत्व भी क्या होते हैं? कमी पाए। मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम आदि तत्व भी बहुत कमी मात्रा में पाए जाते हैं। अवरोधी खली है। अवरोधी खली कौन सी? अवरोधी खली नीम की खली। अवरोधी खली कौन से? नीम की खली है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने में मिलाया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। चूना और चूने का प्रयोग किसमें? अम्लीय मृदाओं के लिए। बेसिक स्लैग का प्रयोग भी किसमें किया जाता है? अम्लीय मृदाओं में। आगे चलते हैं। इसी तरीके से पीएच वाली मृदा कहलाती है। 6 पीएच वाली मृदा कहलाती 6 पीएच वाली मृदा अम्लीय कहलाती है। ये कम अल्प अम्लीय होती है। ठीक है, इसके अधिक वाली अम्लीय होती है, और इससे अधिक अति अम्लीय होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वह मृदा जिसका पीएच 8.5 से अधिक तथा कम विनमय से सोडियम मात्रा प्रतिशत 15 से कम विद्युत चालकता 4 डेसिमल से अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको लवणीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लवणीय मृदा कहते हैं। आगे चलते हैं। लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं सोलन चक्र में। लवणीय मृदाओं में पाई जाती हैं सोलन चक्र। लवणीय मृदाओं में क्या पाया जाता है? सोलन चक्र पाया जाता है। फिर आता है कृषि मृदा को सुधारने में चूना मिलाया जाता है। अम्लीय मृदाओं को मिलाने के लिए क्या काम प्रयोग किया जाता है? चूने का। लवण प्रतिरोधी फसल है। लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? लवण प्रतिरोधी फसल है जौ। लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? जौ। लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? जौ। आगे चलते हैं हम इस तरीके से। अगलते हैं अम्लीय मृदाओं में उत्तरदायी कारक होते हैं। अधिक वर्षा जल का पूर्ण निकास नहीं होने से क्या होता है? अम्लीय मृदाएं बनती हैं। क्षारीय मृदाएं कौन सी? शुष्क एवं अर्धशुष्क परिसर में, जिससे कि क्या होता है? पानी जब ऊपर की ओर वाष्पीकृत है तो उसके साथ ही लवण भी ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अवशोषित H+ और Al++ मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं मृदा अम्लीयता के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब भी निकलता है तब क्या होता है? मृदा अम्लीय होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी तरीके से। अम्लीय मृदाओं में Fe की उपलब्धता होती है उच्च। Fe कितना पाया जाता है? उच्च पे। सार प्रदा अधिशोषण अनुपात कितना है? नहीं, इनमें कोई नहीं है। फिर आगे चलते हैं इसी तरीके से। मृदा भारत में कृषि परिस्थिति क्षेत्र कितने हैं? 20। प्रति कृषि क्षेत्र कितने हैं? 20 है। भारत में लक्षण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल कितना है? 25 मिलियन हेक्टेयर। भारत में लक्षण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल कितना है? 25 मिलियन हेक्टेयर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। मृदा विज्ञान के जनक कौन थे? वी डाकुचेव। कौन थे? वी डाकुचेव। फिर आते हैं छोटी अवनलिका की गहराई कितनी होती है? 1 मीटर से कम। छोटी अवनलिका की गहराई कितनी होती है? 1 मीटर से कम। आगे चलते हैं। मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होती है कौन? मृदा अपरदन कारिता से। ठीक है, मृदा अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है। मृदा कटाव किससे प्रभावित होता है? मृदा अपरदन कारिता से। कुल वार्षिक वर्षा से, परंतु मुख्यतः प्रभावित नहीं होता। ठीक है, इन सबसे भी प्रभावित होता है, परंतु मुख्यतः प्रभावित इसी से होता है। फिर आता है परत अपरदन देखा गया है कम ढलान वाले क्षेत्रों में। परत अपरदन कहाँ होता है? कम ढलान वाले क्षेत्रों में होता है। फिर अगर गहरे ढलान वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ नलिका स्तर ज्यादा होगा। मृदा युक्त धुंधला पानी जब निकलता है तो किसे परतदार अपरदन, क्योंकि जो पूरी की पूरी परत जाती है वो मृदा में घोल के रूप में चलती चली जाती है। निम्न में से वायु अपरदन का प्रकार नहीं है। वर्दी वर्धन क्या है? वायु अपरदन का प्रकार नहीं है। फिर आता है सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया है विस्मायर और स्मिथ ने। सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया है विस्मायर और स्मिथ ने। फिर आगे चलते हैं। अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन सी है? मक्का। अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन है? मक्का। फिर आता है पीएच की खोज किसने की थी? SPL सोरेनसन। इसको सिर्फ सोरेनसन करके याद कर लीजिए, इसी में अब इतना ही आपके लिए काफी होगा। फिर आगे चलते हैं। पीएच पीएच पैमाने में पीएच स्केल कितनी होती है? 0 से 14 के बीच होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
उभय उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। उभय प्रतिरोधी क्षमता किसमें अधिक होती है? ह्यूमस में अधिक होती है। उभय प्रतिरोधी क्षमता किसमें अधिक होती है? ह्यूमस में अधिक होती है। लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल कहाँ अधिक है? लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में अधिक है। फिर आता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा अनुसंधान कहाँ है? करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। फिर आता है निम्न में से जलक्रांत मृदाओं का क्षेत्रफल है कहाँ है? 59.86 लाख हेक्टेयर। फिर आता है निम्न में से जलक्रांत मृदाओं का सुधारने के उपाय कौन से? उचित जल निकासी। जलक्रांत का मतलब क्या होता है? जहाँ जल की उपलब्धता अधिक हो जाती है, तो वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं? जल निकास करके हम वहाँ को ठीक कर सकते हैं। फिर आता है विद्युत चालकता मीटर मापते हैं किसमें? मृदा में विलय लवणों की मात्रा को। विद्युत चालकता मीटर क्या नापते हैं? मृदा में विलय लवणों की मात्रा को। आगे चलते हैं। इसी तरीके से रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 58%। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 58%। जिप्सम का अधिक प्रयोग उपलब्ध होता है राजस्थान में। जिप्सम का अधिक मात्रा उपलब्ध होती है कहाँ? राजस्थान में। यहाँ रेतीली मृदाओं में जिप्सम की अधिकता होती है। फिर आता है निम्न में से सूखा प्रभावित क्षेत्र में से किस क्षेत्रफल की खेती नहीं की जा सकती? गन्ना की खेती। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसकी खेती नहीं की जा सकती? नहीं, गन्ना की। यानी इसके अतिरिक्त अन्य फसलों की कहाँ खेती की जा सकती है? शुष्क और प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे रागी, मूंगफली, ज्वार। खेती कहाँ की जा सकती है? सूखा प्रभावित क्षेत्र में। सूखा बढ़ाने का प्राकृतिक कारक है कम वर्षा। सूखा प्रभावित करने का प्राकृतिक कारक है कम वर्षा। इसके अतिरिक्त कृत्रिम कारक कौन से हो सकते हैं? अधिक फसल लगाना, अधिक चराई करना। ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब कृत्रिम कारक हो सकते हैं। आगे चलते हैं इसी तरीके से। अधिक वर्षा का और कटाई का परिणाम क्या होता है? मृदा कटाव भी हो सकता है, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। ये चारों क्या है? मृदा कटाई का परिणाम है। फिर आता है निम्न में से क्षारीय मृदाओं को सुधारने में प्रयुक्त नहीं होता। कौन सा प्रयुक्त नहीं होता? चूने का। बाकी सब किसमें? क्षारीय मृदाओं में प्रयुक्त होते हैं। और चूना क्या है? वो अम्लीय मृदा में प्रयोग किया जाता है। आगे कहते हैं रेत के टीले बनते हैं किसमें? बलुई मृदा में। पहाड़ी मृदा में नहीं बनते हैं, छौनिया युक्त मृदा में भी नहीं बनते हैं। फिर आता है जल का विल मृदा के लिए अति उपयुक्त फसल है जूट के लिए। जल का विल उपयुक्त फसल है कौन के लिए? जूट के लिए। भारत में टपक सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ? इजराइल से हुआ। भारत में टपक सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ? इजराइल से हुआ। आगे चलते हैं। CAZRI स्थित है। CAZRI स्थित है कहाँ? जोधपुर में। CAZRI कहाँ स्थित है? जोधपुर में। CAZRI कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आगे चलते हैं। NBS एवं LUP स्थित है नागपुर में। NBS और LUP स्थित है नागपुर में। जिप्सम में पाया जाता है। जिप्सम में क्या होता है? 23% कैल्शियम और 18.6% सल्फर। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा उपयोगिता वर्गीकृत के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग कौन सा है? 1 से 4। फिर आता है अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? वनों की कटाई, अंधाधुंध चराई और स्थानांतरित खेती। ये सभी क्या है? वन मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है। आगे चलते हैं इसी तरीके से। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, आयतन में कंटूर बंध का प्रयोग होता है। कंटूर बंध का प्रयोग होता है 750 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। किसका प्रयोग होता है? कंटूर बंध का प्रयोग। कंटूर बंध का प्रयोग कहाँ होता है? 750 mm से अधिक वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। और सूखी भयंकर अवस्था को कहते हैं अकाल को। सूखा भयंकर अवस्था को कहते हैं अकाल को। फिर आगे चलते हैं। अमोनियम सल्फेट एवं CN उर्वरक भूमि सुधार के लिए उपयोगी हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों में। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है कहाँ होता है? चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है नम क्षेत्रों में। नम और गर्म क्षेत्रों में। जो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। फिर आगे चलते हैं। इसलिए इसको क्या उपयुक्त में से कोई नहीं लगा देंगे। नम क्षेत्रों में वैसे होता है। ठीक है, चूना का युक्त मृदा कहाँ पर जाएगी? नम क्षेत्रों में। मृदा का निम्नीकरण होता है। एक मिनट जरा सा। चूना युक्त मृदा का निर्माण कहाँ होता है? शुष्क एवं शुष्क। इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया है। इसमें कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। इसके चलते हम लोग मृदा मृदा का निम्नीकरण होता है किससे होता है? कार्बनिक पदार्थों के स्थिरीकरण से। निम्न में से अयोग्य बंजर भूमि नहीं है। खड़े ढाल। अयोग्य बंजर भूमि क्या नहीं? खड़े ढाल। पाइराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2। पाइराइट का सूत्र क्या है? FeS2। पाइराइट का सूत्र क्या है? FeS2। फिर चलते हैं। कौन सा उर्वरक मृदा की अम्लता उत्पन्न करता है? कौन सा उर्वरक मृदा की अम्लता उत्पन्न करता है? अमोनियम सल्फेट। फिर आता है नाइट्रीकरण प्रक्रिया अधिक होती है। नाइट्रीकरण प्रक्रिया अधिक होती है ग्रीष्म ऋतु में। नाइट्रीकरण प्रक्रिया ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त आप हमारी
आप हमारी थ्योरी की क्लास भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। उससे आपको इस जो कुछ आप बता रहे हैं यहाँ पे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ थ्योरी की क्लास जरूर अटेंड करें सॉइल साइंस की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। आगे बीएससी एजी 7 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यूज और थ्योरी की क्लास हमारे चैनल पे सभी पढ़ी हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।